नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम। जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। उनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, एक बार तय कीजिए ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करें। पूरी पिक्चर का लब्बो लुभाब आपको मिल गया, बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो आगे आएगा, इसलिए जरा इत्मीनान से बैठ जाइए। चुनावी शोर और जोर के बीच सवाल देश की करीब 14% मुस्लिम आबादी का है, उसके वोट बैंक का है और पीएम मोदी का है। क्या मुसलमानों के दुश्मन है मोदी? देश के मुसलमान क्या मोदी को वोट देते हैं? क्या मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? क्या मुस्लिम बस्ती में वोटिंग का आधार सिर्फ और सिर्फ मजहब है? पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की स्थिति और राजनीति में उनके इस्तेमाल को लेकर टाइम्स और भारत के इंटरव्यू में खुलकर बात की। पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर अपने मन की बात बताई। आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया? वैसे 2019 और उससे पहले बीजेपी को मिले मुसलमानों के वोट प्रतिशत को देखेंगे तो मामला काफी हद तक समझ आएगा। 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिमों ने वोट किया था, जबकि बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014 में मोदी की एंट्री के साथ ही इसमें दोगुने की बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस को 38% जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को मिलने वाला मुस्लिम वोट 5% कम होकर 33% हो गया, जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला। तो आगे रास्ते इसी वोटिंग प्रतिशत से उभरते सवालों से तय होंगे। जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है। जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करें कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं। मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की ये गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले। इस सब के बावजूद क्या वास्तव में मुस्लिम वोटर की वोट करने की कसौटी मोदी का काम रहा है? जाहिर है सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि न विपक्ष अपने इंटैक्ट वोट बैंक को छोड़ना चाहता है, न मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी लेने वाले कट्टरपंथी राजनीतिक और मजहबी चेहरे। तब विपक्ष के लिए मोदी के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव को तानना और आसान हो जाता है जब मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तीखे प्रहार विपक्ष पर करते हैं।
वोट बैंक की राजनीति को लेकर मोदी बिना लाग लपेट के सीधे लेकिन तीखे प्रहार कांग्रेस पर करते हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी के हमले से हुई, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बता दिया। इसके बाद कर्नाटक आरक्षण मॉडल सामने आया। मोदी ने आरोप लगाया कि ओबीसी का आरक्षण काटकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। फिर राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले बयान पर पीएम मोदी ने वार किया कि आपकी संपत्ति का सर्वे करके कांग्रेस उसे मुसलमानों को बांटना चाहती है। मोदी कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण के दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। दरअसल मोदी के निशाने पर देश की आजादी के बाद से सेक्युलरिज्म के नाम पर की गई कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स रही है, जिसने भारत के गौरव से भरे प्राचीन सांस्कृतिक अध्यायों से लेकर बहुसंख्यक वर्ग के धार्मिक केंद्रों तक की जमकर उपेक्षा की। जबकि दूसरी तरफ वोट बैंक नाराज न हो जाए, इसका बड़े इत्मीनान से ख्याल रखा गया। पीएम मोदी कहते हैं कि ये नेहरू की राजनीति का सूत्र था जो आज भी कांग्रेस चला रही है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले जुमले से 2014 से पहले और बाद में अब तक विपक्षी गठबंधन इस बात को स्थापित करने की कोशिश में जुटा है कि मोदी बीजेपी एंटी मुस्लिम, क्योंकि मोदी पूजा पाठ करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने, सीए और कॉमन सिविल कोड जैसे मामलों को भी ये बताया गया कि ये मोदी का मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। सच ये है कि सीएए की तर्ज पर यूसीसी को लेकर भी विपक्षी वितंडा खूब ताना जा रहा है। खासकर मुस्लिम बस्तियों में यूसीसी को लेकर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स सेट की जा रही है। बीजेपी और मोदी के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने भड़काने का मामला वोट जिहाद तक पहुंच गया है। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। सियासत में मजहबी अफीम कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही, ये तय मुसलमानों को करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, संघ और मोदी के खिलाफ गढ़े गए विपक्षी नरेशन में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। चाहे विपक्षी दल हो या कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात, क्यों उनके भाषण और भाष्य दोनों ही हिंदू आस्था के विरोध या मुसलमानों को भड़काने के सूत्र पर ही लिखे जाते हैं।
मुस्लिमों को भड़काकर विपक्ष और कट्टरपंथी जमातें कैसे मोदी के खिलाफ नरेशन गढ़ती रही हैं, जरा देखिए। तथ्य ये है कि राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, साक्ष्यों के आधार पर हुआ, लेकिन नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। इसी तरह तथ्य यह है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, जबकि नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। इसी तरह 3 तलाक कानून पर तथ्य यह है कि कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक मान्य नहीं है, लेकिन जब 3 तलाक पर कानून मोदी लेकर आए तो नैरेटिव ये सेट किया गया कि 3 तलाक कानून से मोदी मुस्लिम मामलों में दखल दे रहे हैं, इस्लाम खतरे में है। इसी तरह एक तथ्य है कि माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन नैरेटिव ये सेट कर दिया गया है कि मुसलमान होने की वजह से उसे जहर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। एक माफिया को मसीहा और शहीद का तमगा देने वाले बयान पर तालियां पीटने वाली भीड़ को आत्ममंथन तो करना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की सियासी सनक में दांव पर उसका भविष्य लग रहा है। बीते करीब 75 सालों से देश के हर एक चुनाव में आखिर वोटिंग पैटर्न उन चेहरों या पार्टी के खिलाफ क्यों दिखता है जो मदरसे में आधुनिक शिक्षा, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और देश के भीतर सामान्य नागरिक कानून की बात करती है। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अब आत्ममंथन होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या वाकई खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों की सरकारों ने और मोदी सरकार ने मुसलमान युवाओं और बच्चों के लिए कोई भेदभाव अपनी योजनाओं में किया? जो आंकड़े अभी मौजूद हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार के पहले टर्म में 3 करोड़ 14 लाख मुस्लिम छात्रों को मोदी सरकार में स्कॉलरशिप मिली, जो यूपीए 2 यानी कांग्रेस सरकार में मिलने वाले वजीफे से 20 लाख ज्यादा छात्रों को मिली। साल 2009-14 के मनमोहन सरकार के दौर में 2 करोड़ 94 लाख मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी, यानी मोदी 1.0 में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या में 7% का इजाफा हुआ। जब से आप आए हैं सरकार में तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? तो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे, वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? साथ में, आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है,
बेटी को दिखाने नहीं बोले मारे। हाँ तो भेज दे। बेटी तुम्हारी ये जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। लेकिन फितूरी दिमाग ऐसे आंकड़ों और गवाहियों को भी झुठला देता है, क्योंकि मजहबी नैरेटिव बड़े गाढ़े तरीके से सेट किया गया है। 2014 में पहली बार लोकसभा के मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और जब 2019 के इलेक्शन में गए तो इस नारे में विश्वास शब्द भी जुड़ा। क्या हमने अपनी अम्मियों की जिंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। आज हम अपनी बच्चों की जिंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो क्या मुसलमानों में बढ़ता यही विश्वास कांग्रेस और मुसलमानों के वोट बैंक के ठेकेदारों को अखर रहा है? बिना भेदभाव के मोदी की योजनाओं का लाभ जिन मुसलमानों को मिला, क्या उनके लिए भी वोटिंग का आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म ही होगा? मुसलमान समाज जब समझदार है, जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि अरे तो जेन्युइन आदमी है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है। क्या वाकई मुसलमान आत्ममंथन कर रहा है कि आजादी के बाद लंबे वक्त तक देश के भीतर उन्हें कौन इस्तेमाल करता रहा है? क्या मुसलमानों की हैसियत सिर्फ एक वोट बैंक भर की ही है? क्या मोदी सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव उनके साथ हुआ? और क्या मुस्लिम वोट का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है? वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों और कट्टरपंथी चेहरों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लाम पर हमला, लोकतंत्र पर खतरा और मुसलमानों के दुश्मन जैसा विपक्ष और कट्टरपंथियों का ये नैरेटिव मुसलमानों और उनके बच्चों के भविष्य के बीच बैरियर की तरह खड़ा हो गया है। लेकिन सच ये है कि तस्वीर बहुत बदली सी नजर आ रही है, और जम्मू कश्मीर का मुस्लिम युवा इसका बड़ा उदाहरण है, जो बदलना चाहता है, जिसने घिसी पिटी लाइन से आगे निकलकर बेहतर भविष्य की तरफ देखा है, पत्थर नहीं नई परवाज को चुना है। सर 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक में सरकारी योजनाओं और उसके लाभ को लेकर कभी धर्म या मजहब के खांचे नहीं खींचे गए। मोदी विजन और नरेशन बेहद साफ और स्पष्ट है, काम और सिर्फ काम, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते। पब्लिकली अभी सभाओं में कहता हूं कि भाई आप चुनाव में जाते हो तो जाइए, लेकिन मेरा एक काम करिए, अगर कहीं कोई नजर आ जाए कि जिसको अभी घर मिला नहीं है, नल से जल मिला नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, रह गया है, तो आप उसकी चिट्ठी मुझे लिख दीजिए,
और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में ये मिल जाएगा। और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं वहां ये नहीं कहता हूं ये धर्म के उस धर्म के। मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी की तस्वीर के जरिए जरा इसे समझिए। यूपी में 45 लाख पक्के आवास गरीबों को दिए गए, इसमें 35% मुस्लिम आबादी को ये आवास मिले। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान योजना कवर दिया गया, इसमें 3 करोड़ मुस्लिम हैं। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए, मुस्लिम आबादी के 35% हिस्से को इसका लाभ मिला। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, इसमें 5 करोड़ मुस्लिम हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। तो क्या सवाल किसी के सेट किए गए सदियों के नैरेटिव से अलग अपने ईमानदार नजरिए को रखने का है? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जिन 40 लोगों को देश के बड़े पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसमें 8 मुस्लिम समाज से आते हैं। मुमकिन है कि मुसलमानों को भड़काने के फेर में विपक्ष इस पर भी सवाल उठा दे कि 40 में से सिर्फ 8 ही मुसलमानों को पद्म अवार्ड क्यों मिले, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही नैरेटिव सेट किया जा चुका है। जरा पिछले बार के पद्म अवार्डी शाह रशीद अहमद कादरी को सुनिए। नहीं हुआ, उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच सच होता है और सच के कई पहलू नहीं होते। सियासी नैरेशन के अनगिनत पहलू हो सकते हैं, जिसमें महीन कारीगरी से भेद और भावनाओं को भड़काने की राजनीति हो सकती है, फिर चाहे वो देश को जाति में बांटने की बात हो या मुसलमानों को भड़काने की बात। फैसला ठंडे दिमाग से और विवेक से ही लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।